जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूपी टेट ऑनलाइन फॉर्म 2026 कैसे फिल करना है इसके बारे में, जहां पर गाइस आपको लास्ट डेट के चलते कैसे आपको आपका फॉर्म बिना किसी मिस्टेक के फिल करना है, जिसमें कि आपको आपके बीएड अगर आपने की है तो उसके सब्जेक्ट कैसे भरने हैं, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं वो बताया जाएगा। जो कि मैंने यहाँ पर अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं रियल फॉर्म है जो कि मैंने खुद से भरा है। और गाइज यहाँ पर मैंने कैसे सब्जेक्ट फिल करे वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। इसके अलावा कैसे आपको रोल नंबर भरना है और फिर आपको मार्कशीट नंबर कहाँ पर देखने को मिलेगा आपकी मार्कशीट में या फिर आपके सर्टिफिकेट में, और वो आपको कैसे फिल करना है ये आपको बताया जाएगा। एंड अगर आपने डीएलएड की है तो गाइज आपको यहाँ पर डीएलएड के सब्जेक्ट या फिर कह लीजिए कि बीटीसी के सब्जेक्ट फिल करने वो बताया जाएगा। तो कहने का ये मतलब है कि सभी चीज़ें आपको एक्सप्लेन की जाएगी। ये सब इन्फॉर्मेशन चाहे आप यूट्यूब पर कोई सी भी वीडियो किसी की भी देख लेना, आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी, जो कि आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर दी जाएगी और अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है ताकि आपसे ये फॉर्म भरने में कोई भी मिस्टेक न हो। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइज अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर न किया हो तो कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले। एंड गाइज इसके बाद में जो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, आपके सामने यहाँ पर इस फॉर्म की जानकारी आएगी और आपको जानने को मिलेगा कि ये फॉर्म आप 26 अप्रैल 2026 तक भर सकते हैं। यानी कि आपके पास यहाँ पर 3-4 दिन का ही समय बचा इस फॉर्म को भरने के लिए। तो जितना जल्दी हो सके, अगर आप अभी तक ये फॉर्म नहीं भरे तो गाइज इस वीडियो को देख करके बाकी कैंडिडेट की गलतियों से सीख करके इस फॉर्म को भर लीजिए। एंड अगर आप ऑलरेडी गलती कर चुके हैं तो आपके 27 अप्रैल से जो करेक्शन है ओटीआर के अंदर वो शुरू हो जाएंगे। तो जो भी गलती हुई है वो आप ओटीआर के अंदर सही कर लेना। अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन थ्रू ओटीआर लिंक ओपन करेंगे। आपके सामने यहाँ पर ये पोर्टल आ जाएगा। यहाँ पर आ जाने के बाद में गाइज आपको बता दूं कि रिसेंटली यहाँ पर यूपी टेट ने आपका जो परसुइंग का ऑप्शन है उसके अंदर जो फर्स्ट ईयर है और अदर देन फर्स्ट ईयर है वो ऑप्शन ऐड कर दिया, क्योंकि आपकी बहुत सारी शिकायत आ रही थी कि सर परसुइंग का ऑप्शन तो ऐड कर दिया बट उसमें यहाँ पर ये मेंशन नहीं किया कि फर्स्ट ईयर वाले कैसे जानकारी भरे और जो लास्ट ईयर के अंदर है वो कैसे जानकारी भरे। तो फर्स्ट ईयर अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो आपको वहाँ पर कोई जानकारी मेन वाली भरने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आप अदर देन फर्स्ट ईयर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो फिर गाइज आप यहाँ पर इसमें मैं आपको एक बार दिखाई देता हूँ। अगर आप यहाँ पर फर्स्ट ईयर सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपको देख सकते हैं कि आपको सिर्फ कंपलसरी रूप में आपका यूनिवर्सिटी का नाम देना होगा, लास्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट देने होंगे और किस साल के अंदर आप एक्सपेक्टेडली आपकी क्वालिफिकेशन पास कर लेंगे वो बताना है। रोल नंबर, मार्कशीट नंबर, मार्क्स ऑफ 10, टोटल मार्क्स ये भरने कंपलसरी नहीं है। और अगर आप अदर देन फर्स्ट ईयर यानी कि फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका है, सेकंड ईयर के अंदर हो या थर्ड ईयर के अंदर हो, तो फिर आपको यहाँ पर जो लास्ट ईयर सेमेस्टर है वो लास्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट है वो भी देने हैं, साथ ही एक्सपेक्टेड पासिंग ईयर भी देना है, रोल नंबर भी देना है। रोल नंबर आप यहाँ पर फाइनल ईयर के अंदर का देंगे, यानी कि जो ईयर आपके कंप्लीट हो चुके हैं और जिस ईयर के अंदर आप आए हैं उसके पहले का जो रोल नंबर था वो आपको देना होगा। मार्कशीट नंबर देना होगा जो आपका मिल चुका है जिस ईयर तक का। उसके बाद में आपके मार्क्स ऑब्टेन्ड, अगर आप 2 जो ईयर है वो कंप्लीट कर चुके हो या फिर आपका एक ईयर ही कंप्लीट हुआ है उसमें जो आपका मार्क्स ऑब्टेन्ड था वो बताना होगा और टोटल मार्क्स देना होगा। और फिर यहाँ पर ऐड एंट्री के ऊपर क्लिक करके इसको ऐड कर देना होगा। ये इस तरह से ऑप्शन यहाँ पर ऐड कर दिए गए हैं। इसके अलावा आपको डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करने हैं वो आपको इस फॉर्म के अंदर आगे जानकारी दी जाएगी। और साथ ही गाइज यहाँ पर जो भी आपके इश्यूज थे वो यहाँ पर सभी प्रॉब्लम के हल सहित आपको जानकारी अच्छे से इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन की जाएगी। अब अगर आप इसमें एलिजिबल है और आप ये फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर पूरी तरीके से एक्साइटेड है, साथ ही नर्वस भी है और ये फॉर्म भरना चाहते हैं तो कैसे भरेंगे वो जान लीजिए। आप यहाँ पर इनिशियलाइज ओटीआर आईडी इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर आपका पूरा नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करना है। फिर आपको इस नाम को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पर आपका जो फादर नेम है वो भी एंटर कर देंगे 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग और फादर नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई भी कर देंगे। इसके बाद आप देखेंगे मदर नेम, तो आपको आपकी माता जी का नाम देना है, माता जी का नाम दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो डे सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पर मंथ और उसके बाद में जो भी आपका ईयर है वो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। फिर डेट ऑफ बर्थ को अगेन आप सेलेक्ट करेंगे और पहले आप यहाँ पर डे फिर मंथ और उसके बाद में जो आपका ईयर है वो सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप आपका जेंडर सेलेक्ट करेंगे और जेंडर को भी दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई कर लेंगे। ये डबल आपसे इन्फॉर्मेशन इसलिए ली जाती है ताकि अगर आप एक तरफ जानकारी भरते हुए गलती कर दे तो जब आप वही जानकारी दूसरी तरफ
भरे तो आपको पता चल जाए कि हाँ यार गलती हो चुकी है, और इसका मतलब ये भी हो जाता है कि आपसे गलती से भी मिस्टेक न हो, इसलिए डबल इन्फॉर्मेशन आपसे ली जाती है। अब आप यहाँ पर ऑप्शन 2 पर आएंगे, कॉन्टैक्ट आइडेंटिटी के ऑप्शन पर। तो इसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पर 3 विकल्प है, एक है आधार कार्ड, दूसरा है ड्राइविंग लाइसेंस डायरेक्ट वेरिफिकेशन और पैन कार्ड डायरेक्ट वेरिफिकेशन। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपका आधार है और आधार के अंदर आपकी वही इन्फॉर्मेशन है जो कि 10th के सर्टिफिकेट के अंदर है, तो आप यहाँ पर पहले वाला माध्यम सेलेक्ट कर लेना। फिर यहाँ पर आई कंफर्म दैट आई हैव कंप्लीटेड 18 ईयर ऑफ एज, तो आप यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद गाइज यहाँ पर आपको अपना 12 डिजिट का जो आधार नंबर है वो डालना है और वेरीफाई वाया आधार ओटीपी इसके ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही आपको ओटीपी मिल जाए जो कि आपको आएगा उस नंबर पर जो कि आपने आधार के साथ में लिंक किया हुआ है, तो ओटीपी मिलने के बाद आप डालिए और सबमिट कर दीजिए। आपका यहाँ पर जो आधार वेरिफिकेशन हो जाएगा। इसमें यहाँ पर मेरे सामने एक इशू है जैसे कि EKYC वैलिडेशन फेल्ड, फुल नेम डज नॉट मैच आइडेंटिटी रिकॉर्ड्स, फादर नेम डज नॉट मैच आइडेंटिटी रिकॉर्ड्स, यानी कि अगर आपकी जो इन्फॉर्मेशन आपने 10th के अकॉर्डिंग यहाँ पर भरी है वो और जो आपका आधार है उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो अलग अलग है, तो कुछ इस तरह का आपको एक एरर देखने को मिलेगा। अब आप यहाँ पर जब नीचे की तरफ आएंगे तो आपको जो मिसमैच डिटेल है आपकी आधार की और आपकी 10th के सर्टिफिकेट की वो कौन कौन सी है वो यहाँ पर मेंशन होगी। साथ ही साथ आपको एक विकल्प देखने को मिलेगा जहाँ पर आपको बोला कि आई हियर बाय डिक्लेयर टू प्रोसीड विद द फील्ड इन्फॉर्मेशन इंस्टेड ऑफ द आईडी डिटेल, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने भरी है 10th के सर्टिफिकेट की मैं उसी से आगे बढ़ना चाहता हूँ, ना कि मेरी जो आईडी के अंदर डिटेल है उससे। तो यहाँ पर आप इस माध्यम का इस्तेमाल करके भी आगे बढ़ सकते हैं। एंड गाइज अगर आप आपके 10th के सर्टिफिकेट की इन्फॉर्मेशन और जो आपकी आधार की इन्फॉर्मेशन है उसको एक कराना चाहते हैं तो वो भी आप करा सकते हैं। अगर आप नहीं भी कराएंगे, आपकी अलग अलग इन्फॉर्मेशन है, तो भी कोई इशू वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर इशू वाली बात होती तो यहाँ पर आपको पहले ही बोल दिया जाता है कि ये करना कंपलसरी है, दोनों इन्फॉर्मेशन सेम होना कंपलसरी है, बट ऐसा कुछ नहीं बोला है, तो इसलिए आपको चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं और फिर सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे। आपके नंबर के ऊपर ओटीपी जाएगा जो कि आप यहाँ पर डाल करके वेरीफाई करेंगे। इसके बाद सेम तरीके से आप ईमेल आईडी डालेंगे, सेंड ओटीपी करेंगे, आपकी ईमेल के ऊपर ओटीपी जाएगा, वो भी आपको यहाँ पर डाल करके वेरीफाई कर देना है। तो यहाँ पर गाइज मैंने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपना वेरीफाई कर लिया है। जैसे आप ये दोनों वेरीफाई कर लेंगे तो आपके सामने लाइव फोटो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का जो विकल्प है वो एक्टिवेट हो जाएगा। आपको जनरेट वेरिफिकेशन QR कोड इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका जो लाइव फोटो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है वो आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। मोबाइल से करने के लिए आपको अपने फ़ोन से इस QR कोड को स्कैन करना होगा और फिर जो आपको स्टेप्स फॉलो करने को बोले जा रहे हैं, बेसिकली आपको एक लाइव फोटो कैप्चर करना है। एंड अगर आप मोबाइल से नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पर यूज कैमरा इंस्टेड इसके ऊपर क्लिक करके अपने जो कंप्यूटर है उससे भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको इस्तेमाल करता हूँ। चलिए यहाँ पर हम इसको ऑन कर देते हैं अपने कैमरा को। जैसे कैमरा ऑन हो जाए तो आप कैप्चर फोटो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। कैप्चर फोटो होने के बाद आप देखेंगे अगर आपको लगता है कि फोटो सही आ रहा है तो अच्छी बात है, और अगर आप यहाँ पर इसमें दोबारा रीटेक लेना चाहते तो आप वो भी ले सकते हैं। आपको यहाँ पर ये भी बोला है कि दिस फोटोग्राफ विल बी यूज्ड ऑन योर एडमिट कार्ड एंड एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि यही फोटो आपका एडमिट कार्ड के ऊपर आएगा और यही आपका एप्लीकेशन फॉर्म में आएगा। तो आप यहाँ पर सेव वेरीफाइड फोटो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर नीचे सेट सिक्योरिटी क्रेडेंशियल देखेंगे। इसमें आपको यहाँ पर एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड आपका कम से कम 8 कैरेक्टर का हो। तो आपका पासवर्ड कैसा उसका आप एग्जाम्पल देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम 1, स्मॉल लेटर कम से कम 1, स्पेशल कैरेक्टर, साथ ही डिजिट, कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको बनाना है और उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। फिर आप एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेंगे। ये सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको तब काम आता है जब आप आपका पासवर्ड भूल जाते हैं और आप उसको रिकवर करते हैं, तो उस समय आपको इस सिक्योरिटी क्वेश्चन को सिलेक्ट करके यही वाला आंसर देना होता है जो कि आप यहाँ पर अभी अपनी मर्जी से बना रहे हैं। इसके बाद गाइज आप ये ह्यूमन वेरिफिकेशन जो भी आएगा यहाँ पर आपको डाल देना है और उसके बाद सभी जानकारी चेक करते हुए रजिस्टर्ड एंड प्रोसीड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करना है। नाउ गाइज आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। गाइज यहाँ पर आपने जो इन्फॉर्मेशन अभी भरी है, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है और कुछ इन्फॉर्मेशन अभी आप यहाँ पर भरेंगे। जैसे कि एक सवाल है कि आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर, वो मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको देना होगा जो कि आपका आधार के साथ में लिंक है। इसके बाद में कोई अन्य नंबर आप देना चाहते तो आप टेलीफोन नंबर विद STD कोड में दे सकते हैं, नहीं तो आप चाहते हो इस ऑप्शन को खाली छोड़ सकते हैं। नेशनलिटी में आपका इंडियन ही रहेगा। मैरिटल स्टेटस क्या है, अनमैरिड हो, मैरिड हो, विडोड या फिर डाइवोर्स्ड, जो भी आपका स्टेटस है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा।
दीजिएगा। फिर प्लेस ऑफ बर्थ आपको बताना होगा, यानी कि आप कौन सी स्टेट के निवासी है, कौन सी स्टेट में आपका जन्म हुआ है, वो स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपकी बॉडी के ऊपर ऐसा निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है। ये निशान आपकी बॉडी के ऊपर जलने का हो सकता है, कटने का हो सकता है, या कोई बर्थ मार्क हो सकता है। तो जो भी निशान है वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद आप नीचे देखेंगे कैटेगरी एंड स्पेशल रिजर्वेशन, तो आपकी जो भी कास्ट कैटेगरी है वो आप सेलेक्ट करेंगे। अगर आप अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल है तो आपके सामने कोई अतिरिक्त ऑप्शन नहीं आएगा। बट अगर आप ओबीसी है तो आपके सामने एक ऑप्शन आएगा जहां पर पूछेगी क्या आप ओबीसी क्रीमी लेयर है, नॉन क्रीमी लेयर है। अब आपका सवाल होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम क्रीमी लेयर में आते हैं, नॉन क्रीमी लेयर में। तो गाइज जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, जो कि आपका होना ही चाहिए, बना होना चाहिए, उस कास्ट सर्टिफिकेट में मेंशन होता है कि आपकी कास्ट क्रीमी लेयर में आती है या फिर नॉन क्रीमी लेयर में। और ये जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो स्टेट का बना होना चाहिए, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी है या फिर कह लीजिए कि स्टेट गवर्नमेंट का फॉर्म है। तो अगर आप क्रीमी लेयर है तो आपके सामने कोई ऑप्शन नहीं आएगा। अगर आप नॉन क्रीमी लेयर है, आपने सर्टिफिकेट चेक किया और उसमें नॉन क्रीमी लेयर लिखा है, तो आप नॉन क्रीमी लेयर सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर देना है। अब ये कहाँ पर मेंशन होता है, चलिए मैं उसके बारे में बताता हूँ। मेरे पास एक यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट है स्टेट का, तो चलिए मैं इसी से आपको डिटेल्स एक्सप्लेन करने वाला हूँ ताकि आपको अच्छे से बता सकूँ कि कहाँ पर आपको क्या जानकारी भरनी है। तो एक कास्ट सर्टिफिकेट है, इसमें यहाँ पर प्रमाण पत्र क्रमांक दिया है, आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में प्रमाण पत्र क्रमांक है। इसमें आपको क्या करना है, प्रमाण पत्र क्रमांक जो है वो कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर के सेक्शन में भरना है। फिर सर्टिफिकेट इशू डेट, यानी कि सर्टिफिकेट कब जारी हुआ है, तो आप देख सकते हैं जारी दिनांक के सामने एक डेट लिखी है। जो भी डेट वहाँ पर लिखी है वो डेट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद इशूइंग अथॉरिटी, किसने इसको जारी किया है, ये जनरली सर्टिफिकेट तहसीलदार के द्वारा जारी होता है। बट ऐसा भी नहीं है कि कंपल्सरीली तहसीलदार इसको जारी करता है, कई जगह पर नायब तहसीलदार, सीओ, मजिस्ट्रेट, इन पोस्ट के अधिकारी द्वारा भी जारी हो जाता है। तो आपको ये कैसे चेक करना है कि मेरा सर्टिफिकेट कौन सी अथॉरिटी ने जारी किया है, तो आपको सर्टिफिकेट देखना है और यहाँ पर राइट साइड में जो सक्षम अधिकारी लिखा है और स्लैश के बाद में यहाँ पर एक पोस्ट लिखी है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है तहसीलदार, यानी कि ये वाला सर्टिफिकेट तहसीलदार ने ही जारी किया है। अगर सक्षम अधिकारी के बाद में कोई और पोस्ट यहाँ पर लिखी हुई है तो वही पोस्ट आपको यहाँ पर इश्यूइंग अथॉरिटी के अंदर भरनी होगी। अब आता है स्टेट ऑफ इश्यूइंग, तो ये जारी हुआ है उत्तर प्रदेश के द्वारा, तो यहाँ पर मैं उत्तर प्रदेश लिख दूंगा। एंड गाइज अगर आपकी कैटेगरी ओबीसी से न होकर के एससी या फिर एसटी है तो भी आपके सामने इसी प्रकार का इंटरफेस आएगा जहाँ पर आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर देना होगा और वो सर्टिफिकेट नंबर इसी प्रकार से आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ओबीसी का भी सर्टिफिकेट कास्ट का ऐसा ही होता है और एससी एसटी का भी ऐसा ही होता है देखने में। तो यहीं पर आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर मिलेगा। उसके बाद में किस डेट में इशू है वो डेट आप सिलेक्ट कर लेंगे। एंड गाइज यहाँ पर आपको फिर इश्यूइंग अथॉरिटी के अंदर बताना होगा कि कौन सी पोस्ट के द्वारा इसको जारी किया गया है। इसके बाद यहाँ पर आपसे एक सवाल पूछा कि क्या आप डिफरेंटली एबल्ड यानी कि फिजिकली हैंडीकैप है, अगर है तो यस, यस करने पर आपको डिसेबिलिटी टाइप सेलेक्ट करना होगा और आपकी डिसेबिलिटी परसेंटेज कितनी है वो भी बताना होगा। और डू यू रिक्वायर ए स्क्राइब, यानी कि आपको लिखने में प्रॉब्लम है और आप उसको उसके लिए एक स्क्राइब यानी कि ऐसा बंदा चाहिए जो आपके बिहाफ पर एग्जाम लिखे, तो अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप यहाँ पर नो करेंगे। और अगर यस करते तो आपको बताना होगा स्क्राइब का नेम और स्क्राइब का आधार नंबर, अगर नहीं तो नो कर देंगे। उसके बाद में पीडब्ल्यूडी वेरिफिकेशन टाइप बताना होगा, यूडीआईडी नंबर या फिर सर्टिफिकेट नंबर, किस माध्यम से आप वेरिफिकेशन कराना चाहते हैं पीडब्ल्यूडी का। एंड अगर आप विकलांग नहीं है तो आप इसमें नो कर देंगे, आपके सामने कोई अतिरिक्त ऑप्शन नहीं आएगा। अब आता है स्पेशल रिजर्वेशन, तो अगर आप डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर है आप इसको सेलेक्ट करेंगे, अगर आप आर्मी सर्विसमैन है तो आप सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, अगर आप नहीं है तो आप नन के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपको आयु सीमा के अंदर अगर छूट चाहिए तो आप यस करेंगे। यस करने पर कौन सी कैटेगरी के तहत आपको छूट चाहिए वो आपको सेलेक्ट करना है, जैसे कि एससी एसटी ओबीसी या फिर एक्स सर्विसमैन या पीडब्ल्यूडी। एससी एसटी को 5 साल की छूट मिलती है इसके अंदर और ओबीसी को 3 साल की। तो अगर आप एससी एसटी ओबीसी है और आप ओवर एज हो चुके हैं तभी आप यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करना। अगर आप ओवर एज नहीं हुए हैं, आपको कोई एज के अंदर अभी छूट नहीं चाहिए, तो सिंपली नो कर दीजिए और उसके बाद में आप यहाँ पर नीचे से नेक्स्ट स्टेप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर एड्रेस डिटेल का सेक्शन आ चुका है। तो एक तरफ है आपका परमानेंट एड्रेस और दूसरी तरफ है कोरेस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। तो आपका जो भी परमानेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे, जैसे कि हाउस नंबर, बिल्डिंग, स्ट्रीट और इसके बाद में एड्रेस लाइन 2 में विलेज, टाउन, एरिया और लैंडमार्क। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि यार मेरा तो हाउस नंबर नहीं है, मेरी बिल्डिंग नहीं है, मेरा स्ट्रीट नहीं है, मेरा टाउन इस तरह से, तो आप क्या करेंगे, सिंपली इन 3 लाइन के अंदर जो भी आपका एड्रेस है थोड़ा थोड़ा पार्ट आपके एड्रेस का इन तीनों लाइन के अंदर फिल कर देना। उसके बाद में आप यहाँ से आपकी स्टेट सेलेक्ट कर लेना, फिर आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो फिर आपको यहाँ पर आपका जो पिन कोड है वो भी डाल देना है।
इसके बाद गाइज अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कोरस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस सेम है, अलग अलग नहीं है, तो आप इस बॉक्स को टिक कर देना। अगर अलग अलग है तो अनटिक करके अलग से भर देना, नहीं तो यहाँ पर टिक करके सेव एड्रेस एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर एकेडमिक क्वालिफिकेशन का सेक्शन आ चुका है। यहाँ पर आपको इन्होंने एक नोटिस दिया जो कि अभी ऐड किया था, जब आपका ये फॉर्म शुरू हुआ था तब ये यहाँ पर इस तरह से नहीं आ रहा था। तो आपको अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि एकीकृत पाठ्यक्रम में नामांकित अभ्यर्थी ग्रेजुएशन और ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन दोनों में समान विवरण भरे। यानी कि अगर आपका ग्रेजुएशन है वो भी आप सेम डिटेल भर सकते हो उस वाले सेक्शन में भी, और जो ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन का सेक्शन है उसमें भी आप यहाँ पर सेम इन्फॉर्मेशन भर सकते हैं। चलिए एक एक करके आपको बताता हूँ कि कैसे आपको भरना है। सबसे पहले आप एग्जाम लेवल में 10th सेलेक्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद में बताएंगे कि 10th आपने कौन से बोर्ड के द्वारा किया, उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर देना है। फिर किन सब्जेक्ट के साथ में आपने आपकी जो 10वीं है वो पास की है उन सब्जेक्ट के नाम आपको यहाँ पर एंटर करने हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर आपको ये 3 सब्जेक्ट लिख करके दिखाया हूँ, आप आपके 5 या फिर जो भी सब्जेक्ट थे चाहे 6 थे वो आप भरेंगे। ऐसा नहीं करना है कि आप बेस्ट ऑफ 4 या बेस्ट ऑफ 5 लिखे, आपको सभी सब्जेक्ट यहाँ पर मेंशन करने होंगे। उसके बाद आप पासिंग ईयर यानी कि किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी वो साल आप यहाँ पर एंटर कर देना। उसके बाद में गाइज आप यहाँ पर देखेंगे रोल नंबर, तो जो भी आपका 10वीं का रोल नंबर था वो आप यहाँ पर एंटर कीजिए। उसके बाद आप देखेंगे मार्कशीट नंबर, तो ये मार्कशीट नंबर आपको आपका जो 10th का मार्कशीट है उसके ऊपर देखने को मिल जाएगा, वो नंबर आप यहाँ पर डाल देना। उसके बाद आपके नंबर किसके अंदर थे, परसेंटेज या सीजीपीए। अगर सीजीपीए था तो आपको यहाँ पर बोला है कि परसेंटेज विल बी कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग ऑब्टेन्ड सीजीपीए बाय 9.5, यानी कि इस आधार पर आपकी परसेंटेज कैलकुलेट की जाएगी। तो आपको बताना है कि 10 में से आपकी कितनी सीजीपीए आई थी, परसेंटेज फिर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर ली जाएगी इस फॉर्मूला के तहत। अगर आपके नंबर परसेंटेज में है तो आप परसेंटेज सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में बताएंगे कि कितने नंबर आपको आए थे और फिर टोटल नंबर यहाँ पर डालेंगे और ऑटोमेटिकली आपकी परसेंटेज कैलकुलेट कर ली जाएगी। इसके बाद आप ऐड एंट्री इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कि आपकी 10वीं की जानकारी यहाँ पर इस प्रकार से ऐड हो चुकी है, और आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन में 10th क्वालिफिकेशन का जो सेक्शन है वो राइट चेक हो चुका है। अब आप 12th की इन्फॉर्मेशन भरेंगे, तो सेम वे में यहाँ पर आपको इसमें इंटरमीडिएट सेलेक्ट कर लेना है, फिर बताना है किस बोर्ड के द्वारा आपने 12वीं की है, उसके बाद किन सब्जेक्ट के साथ में पास की है उन सब्जेक्ट के नाम भी यहाँ पर आपको एक एक करके एंटर कर देने हैं। तो यहाँ पर डेमो के लिए मैं आपको 3 सब्जेक्ट के नाम ही फिल करके दिखा रहा हूँ। फिर आप यहाँ पर देखेंगे आपको बोला है कि पासिंग है, तो किस साल के अंदर पास कर ली थी वो साल आपको यहाँ पर डाल देना है। फिर आपका रोल नंबर क्या था वो भी आपको यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद आता है मार्कशीट नंबर, तो आप यहाँ पर आपका मार्कशीट नंबर डाल देंगे और किसके अंदर आपके नंबर थे वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर परसेंटेज तो बताएंगे कि कितने नंबर आपको आए थे और उसके बाद में यहाँ पर टोटल नंबर डाल देने और आपकी परसेंटेज आ जाएगी। अब आप ऐड एंट्री इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कि आपकी 10वीं और 12वीं की जानकारी भरी जा चुकी है और आप यहाँ पर रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन के सेक्शन में 10th और 12th का जो क्वालिफिकेशन है वो राइट चेक देख सकते हैं। अभी आपको ग्रेजुएशन की जानकारी भरनी है, अभी जानकारी आपको बहुत ही सावधानी से अच्छे से समझ करके ही भरनी है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि एक बार ही मौका मिलेगा। अगर आपने एक बार OTR सबमिट कर दिया तो बाद में एडिट आप करें या ना करें उसके बारे में भी कुछ क्लैरिटी मिली नहीं है, और अगर अच्छी बातें मिल जाती है तो आप में से जो कैंडिडेट गलती कर चुके हैं वो सही कर लेंगे। चलिए यहाँ पर आप ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर लेते हैं। अब आपने यहाँ पर ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर लिया। ग्रेजुएशन सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने यहाँ पर ये परसुइंग का ऑप्शन आ रहा है, हमने इसको टिक कर दिया। अब ये टिक करने के बाद में यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है फर्स्ट ईयर या फिर अदर देन फर्स्ट ईयर। पहले यहाँ पर ये जो फर्स्ट ईयर एंड अदर देन फर्स्ट ईयर का ऑप्शन है वो नहीं आ रहा था, बहुत सारे कैंडिडेट परेशान हो रहे थे। वो ये सोच रहे थे कि मैं अगर फर्स्ट ईयर के अंदर हूँ तो मैं कैसे जानकारी भरूँ, और अगर मैं अदर देन फर्स्ट ईयर हूँ तो मैं कैसे जानकारी भरूँ, वो कंफ्यूज हो रहे थे। तो गाइज उन्हीं कैंडिडेट को लेकर के ये जो ऑप्शन है वो यहाँ पर ऐड किया गया है। अब यहाँ पर अगर आप फर्स्ट ईयर के अंदर है तो आप बता सकते हैं कि मैं फर्स्ट ईयर के अंदर हूँ, क्योंकि गाइज पहले यहाँ पर अदर देन फर्स्ट ईयर का ऑप्शन नहीं था, सिर्फ यहाँ पर परसुइंग का ऑप्शन था। ऐसे में यहाँ पर आपसे जो रोल नंबर है, मार्कशीट नंबर है, ऑब्टेन्ड मार्क्स है, टोटल मार्क्स है, ये सब मांगा जा रहा था। तो कैंडिडेट बोल रहे थे कि सर मैं तो अभी फर्स्ट ईयर के अंदर ही हूँ, तो मेरा तो कोई एग्जाम नहीं हुआ, मेरे पास कोई रोल नंबर नहीं है, कोई मार्कशीट नंबर नहीं है, कोई टोटल नंबर नहीं है जो मुझे मिले हैं, तो ऐसे में मैं क्या करूँ। अब आप यहाँ पर बता सकते हैं कि मैं फर्स्ट ईयर के अंदर हूँ, और अगर आप फर्स्ट ईयर सेलेक्ट करते तो फिर यहाँ पर आपको जो कंपलसरी रूप में जानकारी भरनी है वो अपनी यूनिवर्सिटी का नाम देना है जहाँ से आप कर रहे हैं आपकी क्वालिफिकेशन, साथ ही लास्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट। अब लास्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट में आप अगर आप फर्स्ट ईयर के अंदर है तो आपने जो सब्जेक्ट लिए हैं वो सब्जेक्ट के नाम आप यहाँ पर दे सकते हैं, और साथ ही एक्सपेक्टेड पासिंग ईयर यानी कि जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो आप कौन से ईयर तक पास कर लेंगे अगर उसमें बैक ना आए, वो ईयर आपको यहाँ पर बताना होगा। उसी के साथ में आपको यहाँ पर रोल नंबर, मार्कशीट नंबर, मार्क्स ऑब्टेन्ड और टोटल मार्क्स ये सब भरने की आवश्यकता नहीं है, आपको इनके बिना भी यहाँ पर जानकारी आगे बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर ग्रेजुएशन जैसे कि मैंने सेलेक्ट कर लिया और परसुइंग सेलेक्ट किया और मैंने फर्स्ट
फर्स्ट ईयर सेलेक्ट किया। अब मैं आपको डेमो के लिए यहाँ पर दिखाता हूँ। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर ग्रेजुएशन में हिंदी था, फिर यहाँ पर मैं इंग्लिश लिख देता हूँ। ये मैं डेमो के लिए फिल करके दिखा रहा हूँ। आप आपके जो सेमेस्टर के सब्जेक्ट है वही एंटर करना। उसके बाद मैं यहाँ पर देख सकते हैं एक्सपेक्टेड ईयर भरा हूँ और बाकी कोई जानकारी नहीं भरा, और मैं यहाँ पर ऐड एंट्री के ऊपर क्लिक करता हूँ। सॉरी, अभी यहाँ पर मैं यूनिवर्सिटी का नाम एंटर नहीं कर पाया। चलिए मैं इसको भी एंटर कर देता हूँ। ये हमने एंटर किया, उसके बाद में मैंने ऐड एंट्री इसके ऊपर क्लिक कर दिया। तो देख लीजिए जानकारी ऐड हो चुकी है और लीगल वे में हुई है। ऐसा नहीं है कि हमने गलती कर दी है, बिल्कुल जो हमें यूपी टेट ने ऑप्शन दिए हैं और जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग हमने ये जानकारी भरी है, जो कि हमने यहाँ पर इस तरह से भर करके ऐड कर दी है। अब मान लीजिए आपको जो ग्रेजुएशन की जानकारी है वो अपनी अदर देन फर्स्ट ईयर से भरनी है। तो चलिए मैं यहाँ पर जो इसमें ग्रेजुएशन है वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस क्वालिफिकेशन को मैं डिलीट करता हूँ और अगेन यहाँ पर ग्रेजुएशन का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर मैं परस्यूइंग को सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद में अगर मैं अदर देन फर्स्ट ईयर सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर अब मुझे यूनिवर्सिटी का नाम भी कंपलसरी रूप में भरना है, लास्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट भी कंपलसरी रूप में भरने हैं, साथ ही एक्सपेक्टेड पासिंग ईयर भी कंपलसरी रूप में भरना है। रोल नंबर जो मेरा है वो मुझे यहाँ पर देना होगा। अब क्योंकि आपने अदर देन फर्स्ट ईयर चुना है तो इसका मतलब है कि एक ईयर तो आपका कंप्लीट हो ही गया होगा। तो आपका जो भी लास्ट ईयर का या फिर लास्ट सेमेस्टर का रोल नंबर है वो यहाँ पर आपको डाल देना है। अपना मार्कशीट नंबर डाल देना है जो मार्कशीट आपको मिल चुकी है। साथ ही आपका मार्क्स ऑब्टेन डालना है जो नंबर आपको उस ईयर तक कंप्लीट हुए हैं और कितने में से हुई है वो आपको नंबर प्राप्त, वो टोटल नंबर डाल देने और परसेंटेज आपकी आएगी और आप ऐड एंट्री के ऊपर क्लिक करके इसको ऐड कर देंगे। एंड गाइज अगर आपकी ग्रेजुएशन बिल्कुल कंप्लीट है तो आप परस्यूइंग को हटा देना और उसके बाद में यहाँ पर आपका जो क्वालिफिकेशन है जो आपने की है जिस यूनिवर्सिटी से की है उसका नाम आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर जो आपके सब्जेक्ट थे वो आप एंटर करेंगे। जैसे कि मान लीजिए मैंने बीए की है तो मैं यहाँ पर जो बीए के सब्जेक्ट है वो एंटर कर देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर मैंने किस साल के अंदर पास कर ली थी वो साल मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँगा। आपको भी यहाँ पर इसी प्रकार से ये जानकारी भरनी है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको भर देते हैं। फिर यहाँ पर आपका फाइनल ईयर का रोल नंबर क्या था वो आप डाल देंगे, मार्कशीट नंबर आप यहाँ पर डाल देंगे, फिर कितने नंबर आपको आए थे वो यहाँ पर आप डालेंगे। ये मैं डेमो के लिए भर रहा हूँ, आप आपके रियल सभी ईयर के नंबर यहाँ पर डालना और फिर उसके बाद में टोटल नंबर यहाँ पर डाल देना और ऐड एंट्री के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जानकारी आपकी यहाँ पर ऐड हो जाएगी इस तरह से, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब 3 विकल्प कंप्लीट हो चुके हैं। अब आती है ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन। तो ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन में यहाँ पर आप बीएड या फिर डीएलएड की इन्फॉर्मेशन भरेंगे। तो आपको यहाँ पर भी देख सकते हैं कि परस्यूइंग का ऑप्शन दे दिया। अब मैंने परस्यूइंग सेलेक्ट किया क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं तो मैं यहाँ पर परस्यूइंग सेलेक्ट करके फर्स्ट ईयर सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आप फर्स्ट ईयर के अंदर है और सेम तरीके से आप जानकारी भरेंगे जैसे कि मैंने ग्रेजुएशन की जानकारी भर करके दिखाई है। इसमें आप यहाँ पर अगर फर्स्ट ईयर के अंदर है तो कंपलसरी रूप में आपकी यूनिवर्सिटी का नाम डालेंगे, जो आपने फर्स्ट ईयर के अंदर सब्जेक्ट ली है वो आप लास्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट के सेक्शन में डाल देंगे, किस साल तक आपकी क्वालिफिकेशन पास हो जाएगी वो क्वालिफिकेशन का ईयर डाल देंगे, आपका रोल नंबर, मार्कशीट नंबर, मार्क्स ऑब्टेन, टोटल मार्क्स ये सब डालना आपको अनिवार्य नहीं है। आप ऐड एंट्री के ऊपर क्लिक करके इसको ऐड कर सकते हैं। और आपको यहाँ पर एक इन्होंने इंस्ट्रक्शंस ये भी दे रखा है कि एकीकृत पाठ्यक्रम में नामांकित अभ्यर्थी ग्रेजुएशन और ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन दोनों में समान विवरण भरे। यानी कि जो यहाँ पर इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हैं या फिर किया है वो यहाँ पर जो ग्रेजुएशन का सेक्शन है वो और ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन का जो सेक्शन है वो दोनों में आपको सेम इन्फॉर्मेशन भरनी है, अलग अलग इन्फॉर्मेशन नहीं भरनी है। अगर आपने जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो इंटीग्रेटेड कोर्स से की है या फिर कह लीजिए कि आपकी जो वो आपका जो कोर्स है वो इंटीग्रेटेड कोर्स है। अब मैंने फर्स्ट ईयर का बताया, अब मैं यहाँ पर अदर देन फर्स्ट ईयर अगर सेलेक्ट करता हूँ तो फिर आप यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम देंगे कंपलसरी रूप में, लास्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट देंगे, किस साल तक पास हो जाएगी वो भरेंगे, आपका जो ईयर कंप्लीट हो चुका है या फिर जो सेमेस्टर कंप्लीट हो चुका है उसका रोल नंबर आप यहाँ पर डाल देंगे। उसके अलावा मार्कशीट नंबर क्या है, जो मार्कशीट आपको प्राप्त हो चुकी है वो, साथ ही कितने नंबर आपको आए हैं वो डालेंगे और कितने में से आए हैं वो डाल देंगे। ये जो नंबर मैंने भर करके दिखाया मार्क्स ऑब्टेन्ड और टोटल मार्क्स, ये वो नंबर है जो कि आपके जो सेमेस्टर कंप्लीट हो चुके हैं या फिर जो आपका ईयर कंप्लीट हो चुका है उसमें आपको प्राप्त हुए हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर ये जो जानकारी है वो भरेंगे। ये मैं डेमो के लिए आपको फिल करके दिखा रहा हूँ, आप आपकी रियल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भरेंगे एंड यहाँ पर मैं यूनिवर्सिटी का नाम भी दे सकता हूँ। और गाइज़ अगर आपकी जो क्वालिफिकेशन है बीएड या फिर डीएलएड ये कंप्लीट है तो गाइज़ आप यहाँ पर इसमें जो ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन का सेक्शन आप सेलेक्ट किया है आप इसको परस्यूइंग को उठा करके फाइनल ईयर की तरह से जानकारी भर सकते हैं जैसे कि अभी आपने ग्रेजुएशन के सेक्शन में भरी है। अब मैं यहाँ पर ऐड एंट्री के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख लीजिए कि एंट्री यहाँ पर इस तरह से ऐड हो चुकी है। तो आपको सारी चीज़ समझ आ गई। गाइज अभी आप यहाँ पर जो वीडियो में इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं ये एक रियल इन्फॉर्मेशन है और मैंने ये जो फॉर्म है ये अपनी वाइफ का फिल किया है और आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि मैंने किस तरह से जानकारी भरी है। आप देख सकते हैं कि 10th के जो सब्जेक्ट है वो तो यहाँ पर मैंने एज इट इज़ डाल दी है जो भी 10वीं के अंदर सब्जेक्ट थे और यहाँ पर बोर्ड नेम इस तरह से डाला है। अगर आपने यूपी बोर्ड लिखा है सिंपल तो भी कोई इशू वाली बात नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ पर फुल फॉर्म में लिखा है और आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, इसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट या फिर ऐसा कुछ नहीं होगा। उसके बाद रोल नंबर डाल देना है, मार्कशीट नंबर, परसेंटेज, इस तरह से। फिर आती है
ग्रेजुएशन, तो ग्रेजुएशन की इन्फॉर्मेशन आपको इस तरह से भरनी है। मान लीजिए आपकी ग्रेजुएशन के अंदर ज़्यादा सब्जेक्ट है, तो आपको यहाँ पर जो उसके मेन सब्जेक्ट है वो लिखने हैं और उसके बाद में ईटीसी लिख देना है। ईटीसी से मतलब है और भी जो अदर सब्जेक्ट है वो उसमें सब आ जाते हैं, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर लिखने के लिए जो सब्जेक्ट के सेक्शन में वर्ड लिमिट दी है वो वर्ड लिमिट आपकी 100 की है। और बहुत सारे कैंडिडेट कह रहे हैं कि सर हमारे बहुत सारे सब्जेक्ट है और उनके सब्जेक्ट के नाम भी काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो ऐसे में हम यहाँ पर कैसे सभी सब्जेक्ट के नाम लिखे। और अगर हम उनको शॉर्ट फॉर्म में भी लिखना चाहे तो खुद हमें ही समझ में नहीं आएगा कि हमने कौन से सब्जेक्ट को क्या शॉर्ट फॉर्म दी है, क्योंकि उनकी शॉर्ट फॉर्म जो इंटरनेट है या फिर वैसे कहीं पर बोलने में ज़्यादातर यूज होती नहीं है, तो शॉर्ट फॉर्म समझ में नहीं आएगी। इसलिए हम यहाँ पर क्या करें, तो मैंने क्या किया है गाइज, आपको यहाँ पर मेन सब्जेक्ट लिखने हैं जितने आ रहे हैं और उसके बाद में ईटीसी लिख देना है। फिर आती है गाइज आपकी ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन, जिसमें कि बीएड और डीएलएड के सब्जेक्ट आते हैं। अब मैंने यहाँ पर आपको वीडियो के अंदर दिखाता हूँ, ये एक डीएलएड का ही रिजल्ट है, आप देख सकते हैं 3rd सेमेस्टर का रिजल्ट है। अब इसमें कितने सारे सब्जेक्ट और कितने लॉन्ग इनके नेम हैं। इसी प्रकार से ये जो रिजल्ट है ये 3rd सेमेस्टर का है, इसमें कैंडिडेट की बैक आई थी, फिर उसने एग्जाम दिया, उसके बाद में 3rd सेमेस्टर क्लियर हो गया और यहाँ पर उन्होंने जो क्लियर है उसके साथ में आप देख सकते हैं पास है, और इसमें भी यहाँ पर आपके सब्जेक्ट मेंशन किए गए हैं। अब इतने सारे सब्जेक्ट लिखने पॉसिबल नहीं है, इसलिए गाइज यहाँ पर क्या करना है, आपको आपके जो सब्जेक्ट है, चाहे वो बीएड के हो, चाहे फिर आपके डीएलएड के हो, या कह लीजिए बीटीसी के हो, जो आपके कॉमन सब्जेक्ट जो कि आपके सभी सेमेस्टर में थे वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। और जो अलग सब्जेक्ट बच जाते हैं जिनके लॉन्ग नेम हैं उसमें आपको ईटीसी लिख देना है। ईटीसी से वो सभी सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे और जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब ये चीज़ वहाँ पर क्लियर कर दी जाएगी, क्योंकि ये चीज़ तो उन्हें भी पता होगी जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे कि हमने 100 वर्ड की लिमिट दी थी, तो हम कैसे यहाँ पर कैंडिडेट इसमें इतने ज़्यादा वर्ड फिल करते। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि आपको मेन सब्जेक्ट यहाँ पर लिखने, चाहे आप बीएड वाले हो या फिर डीएलएड वाले हो, और उसके बाद में जो जगह बचेगी उसमें आपको ईटीसी लिख देना है। और रही बात मार्कशीट नंबर की, तो मार्कशीट नंबर आपको मिल जाएगा। अगर आप ये इंटरनेट वाली मार्कशीट यूज कर रहे हैं तो इसमें एक तो है रोल नंबर और दूसरा है आपका रजिस्टर नंबर। तो गाइज आप मार्कशीट नंबर के अंदर रजिस्टर नंबर डाल दीजिएगा, क्योंकि गाइज ये तो फिल करना सभी के लिए अनिवार्य है। आप देख सकते हैं चाहे आप यहाँ पर कुछ भी सिलेक्ट कर रहे हैं तो भी आपको यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो मेंशन करने हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पर आपसे मार्कशीट नंबर मांगे। अगर मैं परस्यूइंग में आऊँ और यहाँ पर मैं अगर फर्स्ट ईयर सेलेक्ट करूँ तो मार्कशीट नंबर कंपलसरी नहीं है, बट अदर देन फर्स्ट ईयर में मार्कशीट नंबर कंपलसरी है। तो अगर आपको आपकी मार्कशीट मिल चुकी है, जो मिलती है कॉलेज से वो वाली मार्कशीट, तो आपको उस मार्कशीट के अंदर जो नंबर देखने को मिल रहा है मार्कशीट नंबर, वो आपको डाल देना है। अगर आपको वो मार्कशीट नहीं मिली है अभी तक के, आपके पास सिर्फ डिजिटल मार्कशीट ही अवेलेबल है जो कि मैंने यहाँ पर आपको वीडियो के अंदर दिखाई, तो फिर गाइज जो आपका रजिस्टर नंबर है ये आप मार्कशीट नंबर के अंदर डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें जो मार्कशीट नंबर है वो अवेलेबल नहीं होता है। और अगर आपको कॉलेज वाली मार्कशीट मिल चुकी है जो कि आपको मिलती है, जैसे कि मैंने आपको बताया आपके लास्ट सेमेस्टर की, तो आप यहाँ पर वो आपका मार्कशीट नंबर डाल दीजिएगा। उस पर मार्कशीट नंबर आपको नीचे की तरफ देखने को मिलती है, जहाँ पर लिखा होता है फेल पास, उसी के नीचे आपको मार्कशीट नंबर देखने को मिल जाता है। एंड रोल नंबर आप यहाँ पर अगर मान लीजिए अदर देन फर्स्ट ईयर में फिल कर रहे हैं तो आपका जो लास्ट सेमेस्टर का रोल नंबर था वो आपको यहाँ पर डालना है, और किस साल तक आपकी क्वालिफिकेशन पास हो जाएगी वो डाल देंगे। और जो मार्क्स आपको डालने हैं वो भी आपको लास्ट सेमेस्टर के ही फिल करने हैं और टोटल मार्क्स डाल देने हैं। और जो मैंने यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन भरी है ये कैंडिडेट की, इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन भी और जो डीएलएड है वो भी कंप्लीट है, जो कि 2022 सेशन के अंदर कंप्लीट की थी। तो इन्होंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने खुद से फॉर्म भरा है, तो मैंने यहाँ पर इसमें गाइज जो रोल नंबर है वो डाला है लास्ट ईयर का, और साथ ही जो मार्कशीट नंबर है वो डाल दिया है। अभी यहाँ पर 4th ईयर की जो मार्कशीट है वो कंप्लीट वाली नहीं आई है, तो ऐसे में मैं यहाँ पर डिजिटल मार्कशीट यूज करने वाला हूँ। तो गाइज आपको भी ऐसा ही करना है, और आई होप आपको यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं वो समझ आ गई होगी। जैसे ही आप यहाँ पर सभी चीज़ें इस तरह से यहाँ से सीख करके भर ले, तो आपको क्या करना है, आप यहाँ पर नीचे प्रोसीड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद गाइज आपके सामने पूछा कि क्या आप जुड़वा भाई बहन हो, अगर हाँ तो आप यस करेंगे। यस करने पर आपको जुड़वा का जेंडर बताना है और उसका जो नाम आधार कार्ड के अंदर है वो बताना है, क्या वो भी एग्जाम दे रहा है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर यस करे तो उसकी आईडी या कोई भी एक सिलेक्ट करके उसका आईडी का नंबर देना होगा, नहीं है आप जुड़वा भाई बहन तो आप नो कर दीजिए और सेव नेक्स्ट स्टेप इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपको यहाँ पर आपका पासपोर्ट फोटोग्राफ और जो सिग्नेचर है वो अपलोड करना है। आपको यहाँ पर सिंपली ध्यान रखना है कि आपका फोटो का साइज 30 से 300 KB के बीच में और सिग्नेचर का साइज 10 से 200 KB के बीच में होना चाहिए। सिलेक्ट फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपकी फाइल है, चाहे वो मोबाइल में या फिर कंप्यूटर में, उसको सिलेक्ट करके अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल यहाँ पर आ जाएगी।
इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, इसमें आपको कोई एक आईडी सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी आईडी यहाँ पर विकल्प में आपको देखने को मिले, और फिर आपका 10th का मार्कशीट अपलोड करना है। अगर आपका 10th का मार्कशीट इमेज में है तो आप उसको पीडीएफ में कैसे बनाएंगे जान लीजिए। गूगल के अंदर आना और सर्च करना इमेज टू पीडीएफ, पहले वाली वेबसाइट जो आएगी इसको ओपन कर लेना, सिलेक्ट जेपीजी इमेजेस इसके ऊपर क्लिक करना, और जो आपको इमेज बनाना है, इमेज आपको पीडीएफ में बनाना है, वो इमेज आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि डेमो के लिए मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ, कन्वर्ट टू पीडीएफ के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये फाइल आपकी पीडीएफ के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, और फिर आप यहाँ पर उस फाइल को अपलोड कर देंगे। इसके बाद आप 12वीं की मार्कशीट सेम तरीके से अपलोड करेंगे, ग्रेजुएशन की मार्कशीट आप अपलोड करेंगे। फिर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हैंड रिटन डिक्लेरेशन। इसमें बहुत सारे कैंडिडेट का डाउट है कि क्या हम इसको दोनों लैंग्वेज में लिखे, तो गाइज आप इसको हिंदी में लिख सकते हैं और इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, कोई एक लैंग्वेज में ही लिखना अनिवार्य है, दोनों में लिखना कंपलसरी नहीं है। ये आपको यहाँ पर रेफरेंस के लिए दिया है ताकि बहुत सारे कैंडिडेट इंग्लिश में लिखना चाहे तो इंग्लिश में लिख सकते हैं। वैसे आप इसको हिंदी में ही लिखिएगा, भले ही आपकी मेन लैंग्वेज इंग्लिश भी क्यों ना हो। और आप इसको एक कोरे कागज़ पर लिखेंगे, उसको स्कैन करेंगे फाइल को, और वो फाइल फिर यहाँ पर आपको अपलोड कर देनी है। वैसे इनको डिक्लेरेशन के बारे में एक चीज़ बताऊँ, इन्होंने ऑफिशियल तरीके से जो वीडियो आपको प्रोवाइड कराई है सब्जेक्ट फिल करने की, उसमें इन्होंने कोई भी अच्छे से नहीं बताया कि कहाँ पर क्या सब्जेक्ट भरना है, और ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको यूट्यूब के ऊपर भी देखने को नहीं मिल रही। और जो ये डिक्लेरेशन लिखवा रहे हैं उसमें ये साफ साफ लिखवा रहे हैं कि हम जो इन्फॉर्मेशन भर रहे हैं वो हमारे अकॉर्डिंग सही है, और अगर जांच उपरांत वो इन्फॉर्मेशन सही नहीं पाई गई, असत्य पाई गई या गलत पाई गई, तो ऐसे में हम आपका जो फॉर्म है वो भी निरस्त करेंगे, साथ ही साथ आपके ऊपर वैधानिक कार्यवाही भी करेंगे, और ऐसा अधिकार आप ही उन्हें दे रही है डिक्लेरेशन लिख करके। तो कहने का ये मतलब है कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और जो आप यहाँ पर सब्जेक्ट की डिटेल भर रहे हैं या फिर जो भी इन्फॉर्मेशन आप भर रहे हैं और वहाँ पर कोई गलती आपसे हो गई, जो कि मैंने तो अपनी तरफ से बेस्ट दिया है, सभी इन्फॉर्मेशन अच्छे से एक्सप्लेन किया, बट इन्होंने तो नहीं बताया कि ना कि यहाँ पर आपको अच्छे से इन्फॉर्मेशन भरनी है, यहाँ पर ये भरनी है, ताकि कैंडिडेट वो सीख करके अच्छे से फॉर्म भरे, कोई फॉर्म के अंदर गलती ना हो। बट इन्होंने क्या कर लिया कि पहले अपनी आपको एक अथॉरिटी दे दी है कि अगर किसी भी, मान लीजिए एग्जाम तो आपका क्लियर हो ही जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो आपका सबसे बाद में ही होगा, तो उस पॉइंट पर ये आपको बाहर भी कर सकते हैं, और इसकी अनुमति आपसे खुद ही ये ले रहे हैं क्योंकि आपने पहले ही कह दिया। ये बोल देंगे कि आपने सब्जेक्ट में इस तरह से नहीं भरा, इस तरह से नहीं भरना था, आपने गलती कर दी, हम आपको रिजेक्ट कर देते हैं। तो ऐसा ये पहले ही लिखवा दे रहे हैं, जबकि इन्हें ये लिखवाना तब इनका बनता था जब ये आपको अच्छे से समझाते वीडियो के माध्यम से कि यहाँ पर इस तरह से ये सब्जेक्ट भरना है, अगर आपके पास सब्जेक्ट में लिखने की जगह नहीं है तो आपको ये करना है। बट ऐसा इनकी तरफ से कोई ऑफिशियल आंसर है नहीं, तो ऐसे में गाइज चलिए आगे चल करके क्या होगा वो तो देखा जाएगा। बट आई होप किसी के साथ में भी ऐसा ना हो जिसका एग्जाम क्लियर हो जाए और जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप लोग भर रहे हैं, जितने अच्छे से भर रहे हैं, वो आपकी एक्सेप्ट कर ली जाए। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर जो आपका ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है, जिसमें कि आप BEd DLEd का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। अगर आपके पास यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं है तो जो आपका लास्ट सेमेस्टर का मार्कशीट है वो आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। इसके बाद आप प्रोसीड टू प्रीव्यू एंड सबमिट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज जो भी जानकारी आपने शुरू से लेकर अभी तक भरी है इस OTR के अंदर, वो सभी आपके सामने, आप एक एक करके सभी जानकारी को चेक करेंगे। अगर आपको किसी भी सेक्शन की जानकारी गलत लग रही है, कोई इन्फॉर्मेशन गलत है, कोई डिटेल्स गलत है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, तो आप उसी सेक्शन को एडिट के ऊपर क्लिक करके एडिट कर लेंगे। और अगर आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है तो फिर नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ टिक करेंगे, ऊपर टिक करके कंप्लीट OTR प्रोफाइल इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आप यहाँ पर यूपी टेट 2026 देख सकते हैं, आपको अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करना है। देन गाइज आपको अप्लाइड फॉर में सेलेक्ट करना है कि आप प्राइमरी लेवल पर अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आप इस पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप पहले वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको यहाँ पर पूछा है कि आर यू वर्किंग एज ए गवर्नमेंट टीचर, क्या आप एक गवर्नमेंट टीचर के रूप में काम कर रहे हैं? अगर हाँ तो यस करने पर फिर आपको उसकी इन्फॉर्मेशन देनी होगी, जैसे कि प्राइमरी है या फिर अपर प्राइमरी, साथ ही ऑर्गेनाइजेशन यानी कि स्कूल का नाम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ रिटायरमेंट और मानव संपदा यानी कि HRMS कोड बताना होगा। नहीं कर रहे हैं तो नो कर दीजिए। उसके बाद आपके सामने क्वालिफिकेशन के विकल्प आएंगे, जिन क्वालिफिकेशन से आप प्राइमरी लेवल पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर है कि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण तथा दूरस्थ शिक्षा विधि से प्रशिक्षित या फिर स्नातक शिक्षा मित्रों का दिवसीय BTC में प्रविष्ट, अध्ययनरत अथवा उत्तीर्ण। तो अगर आपके पास इनमें से कोई सा भी है, कोई भी क्वालिफिकेशन आपके पास है, वही आप सेलेक्ट कर लेंगे। एंड उसके बाद में आपको यहाँ पर नीचे अपनी यूनिवर्सिटी का नाम बताना होगा कि कहाँ से आपने क्वालिफिकेशन की है। फिर क्वालिफिकेशन स्टेटस बताना होगा कि आपने पास कर लिया, अगर पास तो आपको डेट ऑफ ग्रेजुएशन या फिर मार्कशीट बतानी होगी। परसुइंग है तो आपको एक्सपेक्टेड डेट बतानी है कि कब तक आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। साथ ही फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी में अनिवार्य है और सेकंड लैंग्वेज आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे अपनी चॉइस से। अगर गाइज आप यहाँ पर पेपर 2 पर अप्लाई करना चाहते तो आपको यहाँ पर जो सब्जेक्ट ग्रुप है पेपर 2 का वो सेलेक्ट करना होगा।
उसके बाद यहाँ पर आपको सेम तरीके से विकल्प में से बताना होगा कि आपके पास इनमें से कौन सी क्वालिफिकेशन जिससे कि आप इस पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं या फिर इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं। एंड गाइज अगर आप दोनों पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप बोथ सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको यहाँ पर बताना होगा एक एक करके कि कौन सी क्वालिफिकेशन से आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर कोई भी इनमें से आपके पास जो क्वालिफिकेशन है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आपको यहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम बताना होगा या फिर आपके कॉलेज का नाम जहाँ से आपने आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो की है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर जानकारी देनी होगी। इसके बाद क्वालिफिकेशन स्टेटस बताना होगा, पास या परसुइंग। मैंने बता दिया कि पास वालों को कैसे भरना है और परसुइंग वालों को कैसे भरना है। इस तरह से आप यहाँ पर इस जानकारी को भर देंगे। एंड नीचे अगर आप पेपर 2 पर भी अप्लाई करें तो उसकी क्वालिफिकेशन भी सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपको आपकी जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम भी आपको एंटर करना होगा, ऐसे ही जैसे कि अभी आपने पेपर फर्स्ट का भरा है। उसके बाद में आपको स्टेटस बताना होगा। फिर डेट ऑफ ग्रेजुएशन की जो है वो बतानी होगी इस तरह से। फिर उसके बाद में कितने नंबर आपको आए थे वो यहाँ पर आप डालेंगे। मैं नंबर जो भर रहा हूँ वो डेमो के लिए भर रहा हूँ, आप आपके रियल यहाँ पर जो नंबर है दोनों ईयर के मिला करके वो भर देना। उसके बाद में आपकी जो लैंग्वेज है सेकंड वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सभी विकल्प आपने भर दिए हैं। अब आप क्या करेंगे, आप नीचे की तरफ आएंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर पेपर फर्स्ट इसेंशियल क्वालिफिकेशन मार्कशीट, पेपर फर्स्ट पर अप्लाई करने के लिए जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन की मार्कशीट है, जैसे कि आपका डिग्री सर्टिफिकेट जो क्वालिफिकेशन चाहिए, जैसे कि 2 वर्ष से डीएलएड बीटीसी या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश शासन से जारी, वो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो इसके ऊपर क्लिक कीजिए, फाइल सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए और अपलोड के ऊपर क्लिक करके इसको अपलोड कर दीजिए। सेम वे में अगर आप पेपर 2 पर अप्लाई करें, इस पर अप्लाई करने के लिए बीएड की योग्यता मांगे तो जो आपका बीएड का मार्कशीट या सर्टिफिकेट है वो आप अपलोड करेंगे। फाइल सेलेक्ट कीजिए, अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिए और इस तरह से अपलोड कर दीजिए। अब आप प्रोसीड टू प्रीव्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन गाइज आपने जो भी जानकारी शुरू से लेकर अभी तक भरी है वो अगेन आपके सामने आप एक एक करके सभी जानकारी चेक करेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे और कंफर्म एंड प्रोसीड टू पेमेंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आप यहाँ पर किस पेमेंट गेटवे के माध्यम से फीस जमा करना चाहते हैं, एसबीआई, ईपे या फिर आईसीआईसीआई, तो जिस भी माध्यम से चाहते हैं वही आप सेलेक्ट करेंगे और पे नाउ वाया उसके ऊपर क्लिक कर देंगे। देन आपको पेमेंट का जो मेन पेज है उसके ऊपर ट्रांसफर किया जाएगा। अगर आप यूपीआई के माध्यम से फीस पे करना चाहते हैं, जनरेट क्यूआर के ऊपर क्लिक कीजिए, ये क्यूआर कोड ही जनरेट होगा, आप इसको स्कैन करके अपनी फीस जमा कर दीजिए। जैसे फीस जमा हो जाएगी तो आपको कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिकली आपको इसी पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा जहां से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था और आप अपने फॉर्म का जो फाइनल प्रिंट आउट है वो ले पाएंगे। इस तरह से गाइज आप लोग यूपी टेट ऑनलाइन फॉर्म 2026 भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। अगर कोई सवाल डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।